नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी और मेरे साथ जुड़े हैं अनुज गुप्ता जी, जो कि आते हैं या वेल से सीईओ हैं। नमस्ते अनुज जी एंड वेलकम टू आईबीटीवी। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अब तो अनुज जी, एक फिर से जियोपॉलिटिकल टेंशन हमने बढ़ता हुआ देखा है बिटवीन यूएसए एंड वेनेजुएला। तो आइए देखते हैं कि मार्केट पर क्या असर है। इंडियन मार्केट जो है फ्लैट है। सेंसेक्स इज 27 पॉइंट्स इन रेड एट 85,734 और निफ्टी 26,333 पर है, 4 पॉइंट्स अप। फ्लैट है इस वक्त मार्केट। एक्टिव स्टॉक्स एट दिस आवर: एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, भारत इलेक्ट, वोडाफोन आइडिया एंड रिलायंस। टॉप फाइव गेनर्स: भारत इलेक्ट, एचओ मोटर्स, नेस्ले, बजाज ऑटो एंड एशियन पेंट्स। टॉप फाइव लूजर्स: इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, ओएनजीसी एंड एचडीएफसी बैंक। तो मार्केट को लेकर क्या कहेंगे अनुज जी आज? देखिए प्रिया जी, मार्केट का मोमेंटम तो पॉजिटिव है। हम्म। हमने लास्ट ट्रेडिंग डे में भी एक नया हाई बनते हुए देखा, करीबन 26 या 340 का। और आज भी हमने हम्म। देखा कि करीबन 26 या 373 का मार्केट ने हाई बनाया। तो हम्म। पॉजिटिव मूड में मार्केट ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो सेंटिमेंट जो है मार्केट के पॉजिटिव रहे हैं। हम्म। हालांकि जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, उसके साथ साथ हमने देखा है ट्रम्प ने साहब ने इंडिया को अगेन टैरिफ के लिए थ्रेट किया है। तो जी। वो यहाँ पे थोड़ा सा एक दबाव दे सकता है, मगर पिछले वीक जो हमने एक पॉजिटिव ट्रेंड देखा, एक रिकवरी आती हुई देखी, वो यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट दिखा रही है। यहाँ अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी हमने अच्छी खासी हम्म। पॉजिटिव मोमेंटम बनते हुए देखी। प्राइस हम्म। रिकवर होते हुए दिखाई दिए, पॉइंट ऑलमोस्ट। आज भी अगर आप देखेंगे तो 90 पॉइंट की रैली के साथ बैंक निफ्टी चल रहा है। बैंक निफ्टी नया हाई हम्म। करीब 60 या 437 का बनाया। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला। इनफैक्ट हम्म। जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वहां पर काफी अच्छा अट्रैक्शन आता हुआ दिखाई दिया, और बैंकिंग स्टॉक लोअर लेवल से रिकवर होते हुए दिखाई दिए। पीएसयू कंपनीज में भी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। पावर हम्म। सेक्टर में अच्छा खासा मोमेंटम रहा। इसके साथ अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो आपके मेटल स्टॉक्स हैं, और प्लस उसके साथ साथ जो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स हैं, वहां भी हमने रिकवरी आती हुई देखी। तो सेंटीमेंट जो मार्केट के रहे वो काफी पॉजिटिव रहे। उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आज भी मार्केट एक पॉजिटिव मोमेंटम है। बट हाँ, थोड़ा सा हाई लेवल पर हम एक रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प साहब की तरफ से जो अगेन टैरिफ की थ्रेट आई है, वो थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक लगाते हुए नजर आ रही है, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हम्म। होता हुआ दिखाई दिया है। बट नो डाउट कि हम्म। जिस तरीके से मार्केट ने हाई ब्रेक किया है, हमें लगता है कि हम्म। ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वेनेजुएला का इशू क्रिएट हुआ है, वो यहाँ पे थोड़ा सा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी हम्म। वेनेजुएला से क्रूड इंपोर्ट कर रहे हैं। तो वो ये हो हम्म। सकता है कि उसके चलते ट्रम्प साहब थोड़े से नरम होते हुए दिखाई दे, क्योंकि अब यूएस का होल्ड है वेनेजुएला के ऊपर। तो कहीं ना कहीं हम्म। वेनेजुएला के होल्ड करने के बाद शायद जो हमें और अच्छा डिस्काउंट भी हमें मिल सकता है, क्योंकि रशिया भी ऑलरेडी दे रहा था डिस्काउंट, हम वेनेजुएला से और भी इंपोर्ट कर रहे थे। तो शायद हो सकता है हम्म। कि यहाँ पर इंडिया के साथ अब थोड़ी सी संधि यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे। हालांकि अभी तो उन्होंने फिलहाल थ्रेट दिया है, जो कि मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। वही अगर हम बात करें रुपी की, तो रुपी यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टेबल होता हुआ दिखाई दिया है। रुपी के फ्रंट पर अगर आप हम्म। देखेंगे तो रुपी थोड़ा सा यहाँ पर वीक हुआ है, अगेन 90.24 के लेवल पर आता हुआ दिखाई दिया। वीकनेस रुपी में बड़ी है, हम्म। क्योंकि यहाँ पर हम्म। थ्रेट देखने को मिली, और डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। तो फिलहाल अभी तो मार्केट हमें लगता है कि थोड़ा पॉजिटिव मूड पर रहेगा। बट ये जो थ्रेट आया है, इससे मार्केट थोड़ा स्टेबल हो सकता है। जी। आपने सही कहा कि टैरिफ को लेकर फिर से थ्रेट आई है और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्या होगा, क्योंकि कई समय से ये चल रहा है। और टू ऑन टॉप ऑफ दैट अभी हमने वेनेजुएला का क्राइसिस देखा है, तो उसके बारे में बात करते हैं कि यूएस मिलिट्री ने स्ट्राइक किया था 3 जनवरी को वेनेजुएला पे, और उनके प्रेसिडेंट मदुरो को कैप्चर किया है। तो ये फिर से एक जियोपॉलिटिकल टेंशन है, हम वैसे भी काफी कुछ देख रहे हैं हो रहा है। इंडिया के ट्रेड की बात करें वेनेजुएला के साथ तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है। इंपोर्ट्स जो है वो ड्रॉप हुए हैं टू अबाउट $364.5 मिलियन इन FY 25। और इसके अलावा देखें तो हमारे ज़्यादा टाइज शायद नहीं है वेनेजुएला के साथ। तो आप क्या कहेंगे अनुज जी के ये जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है वेनेजुएला को लेकर, वो इंडियन मार्केट पे और इंडियन इकोनॉमी पे आप क्या देख रहे हैं कि इसका क्या असर होगा, खास करके ट्रेड पे?
और देखिए यहाँ पर इंडिया के साथ अगर आप देखेंगे तो इंडिया और वेनेजुएला का कोई खास इतना बड़ा बिजनेस हम्म। नहीं है कि यहाँ पे क्रूड इंपोर्ट करते हैं। क्योंकि हम्म। आप देखिए कि हम यूएस से इंपोर्ट नहीं करते, हम कहीं ना कहीं वेनेजुएला से लेते हैं, हम रशिया से लेते हैं। तो हमें लगता हम्म। है कि जो व्यापारिक संबंध है वो इंडिया के केवल क्रूड को लेकर है, बाकी चीजों हम्म। को लेकर नहीं है। मगर क्रूड भारत के लिए एक जी। बहुत बड़ी कमोडिटी है जो कि करंट अकाउंट हम्म। डेफिसिट में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हमने देखा है कि जब रशिया डिस्काउंट देता है तो वेनेजुएला से भी हमको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट ऑफर होते हैं। बट यहाँ पर हम्म। अगर आप देखेंगे तो अब यूएस ने वेनेजुएला पर होल्ड बना लिया, तो शायद हो सकता है कि अब ट्रम्प साहब अगेन दबाव बनाए कि भैया आप रशिया से क्रूड बंद करके आप वेनेजुएला से ही सारा क्रूड लें, क्योंकि आप ऑलरेडी वेनेजुएला से ले रहे हैं क्रूड, तो वहां पर क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो अब उनका ट्रम्प साहब का डायरेक्टली इंडिकेशन ये होगा कि भैया अगर आप रशिया से ले रहे हैं तो वहां से आप बंद कर दें। प्लस हमने हम्म। ये भी देखा कि चाइना और वेनेजुएला के भी आपस में काफी बड़े संबंध हैं। उन्होंने काफी हम्म। बड़ी बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस डील भी हिस्ट्री में करी है, पास्ट में करी हैं। तो उससे भी थोड़े से नाराज ट्रम्प साहब दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो अब ये चाइना के लिए भी एक आईना शायद दिखाएंगे वो, कि भाई आप वेनेजुएला के साथ कर रहे थे, हमने वेनेजुएला को अपने अंडर में ले लिया है, तो अब कहीं ना कहीं जो हम्म। उसकी रणनीति है वो चाइना की फेल होती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं हम्म। हम साहब वेनेजुएला के माध्यम से इंडिया और चाइना और इवन रशिया, तीनों को ही हम्म। अगेन कुछ ना कुछ तरीके से अपने मैसेज कन्वे करते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया को वो कह रहे हैं कि आप रशिया से क्रूड मत लीजिए। रशिया का उनका टारगेट ऑलरेडी है कि उसको डाउन करने का है, क्योंकि रशिया यूक्रेन हम्म। वॉर कंटिन्यूस चल रहा है, और चाइना के साथ उनका अपना अलग ही एक लेवल पे गेम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि वो वहां पर उनको दिखाना चाहते हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे तो अगेन यूएस ने वेनेजुएला के साथ अटैक करके एक तरीके से हम्म। इंडिया, चाइना और रशिया तीनों के साथ कहीं ना कहीं दोबारा से एक टैरिफ वॉर टाइप का छेड़ दिया है। जी बिल्कुल। मार्केट की बात करें तो शायद इंडियन स्टॉक मार्केट जो है, जैसे कि निफ्टी है, सेंसेक्स है, इसमें शायद शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी हम देख सकते हैं, रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो सकता है। लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा हमारी मार्केट पर? देखिए लॉन्ग टर्म इफेक्ट भारत के लिए अभी तो फिलहाल पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है। हम्म। क्योंकि हम हम्म। ऑलरेडी वेनेजुएला से क्रूड ले भी रहे हैं, तो हमको ऐसा कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। सिर्फ हम्म। चैलेंज ये है कि ट्रम्प साहब यहाँ पे अब दोबारा से कोई टैरिफ यहाँ पे पुट ना करें। हमारा रशिया के हम्म। साथ भी है डील, हमारा वेनेजुएला के साथ भी है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इसका इम्पैक्ट जो है वो इंडिया को आता हुआ दिखाई देगा। ज़्यादा मुझे लगता नहीं कोई नेगेटिव रहेगा, क्योंकि हम्म। अगर ये वॉर इंक्रीज होती है और ये वॉर अगर बड़ा रूप लेती है तो फिर हो सकता है कि इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे। अदरवाइज अगर ये यहीं पे स्टॉप होती है, क्योंकि अगर आप देखिए यहाँ पर चिंता की बात है कि जो वेनेजुएला की इंटरिम प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं मानने को तैयार नहीं है कि भाई यूएस उनको हम्म। होल्ड करेगा। तो वो वहाँ पर अगेन एक जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स, पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी क्रिएट होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर कोई भी पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी होगी वेनेजुएला यूएस के बीच में, तो शायद फिर इंडियन मार्केट के लिए या बाकी एशियन मार्केट के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एशियन कंट्रीज हैं जो वेनेजुएला से क्रूड इंपोर्ट करती हैं, चाइना भी इंपोर्ट करता है, इंडिया भी इंपोर्ट करता है। तो अगर कोई भी डिस्ट्रप्शन होगा सप्लाई को लेके, क्रूड को लेके, हम्म। तो फिर शायद हम्म। क्रूड के भाव आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, जिससे कहीं ना हम्म। कहीं जो भी इंपोर्ट कर रही है कंट्रीज उनके लिए महंगा साबित रहेगा। जी। तो ये जो डिसरप्शन है, क्या आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस पे होगा? क्या आपको लगता है कि दिस माइट लीड टू, और डू यू थिंक दैट देयर विल बी अ ग्लोबल ओवर सप्लाई? ओपेक प्लस की तरफ से क्या एक्शंस इसमें आ सकते हैं? देखिए ओपेक प्लस मेंबर्स ऑलरेडी हम देख रहे हैं पिछले 2 बार से कोई प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मार्केट हम्म। ऑलरेडी सप्लाइड है। ग्लोबल हम्म। ग्रोथ काफी लोअर है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि भावों में गिरावट हम्म। देखने को मिली है। ऑलमोस्ट $58 के आसपास ब्रेंट के भाव आ गए हैं। WTI भी हम्म। करीबन $56 के आसपास है। तो ऑलरेडी हम क्रूड में काफी बड़ी गिरावट देख रहे हैं। कोई बड़ी तेजी यहाँ पर नहीं दिख रही है, क्योंकि मार्केट ओवर सप्लाइड है। मार्केट जो है कहीं ना कहीं डिमांड लोअर है, जिसका इम्पैक्ट हम्म। भावों पे आता हुआ दिख रहा है। ऑलरेडी काफी इकोनॉमी देखे तो ईवी के ऊपर शिफ्ट होती हुई दिख रही हैं। लोग अपनी हम्म। इकोनॉमी को इलेक्ट्रिक के ऊपर शिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उससे काफी हद हम्म। तक जो डिमांड है क्रूड की वो लोअर हो रही है। तो मुझे लगता नहीं कोई ज्यादा बड़ा इंपैक्ट यहाँ पे पड़ेगा। बट हाँ, क्रूड के भाव अगर कोई भी सप्लाई डिस्ट्रप्शन होता है, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, रशिया के ऑयल टैंकर्स के ऊपर अटैक हुआ था, यूक्रेन के टैंकर्स पर अटैक हुआ था। तो अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जहां पर सप्लाई बाधित होती है, तो फिर एक शार्प रैली हम क्रूड के भावों में देखेंगे। हालांकि इस अटैक के बाद भी हमने एक रैली बनती हुई देखी थी। बस प्राइस अब हम्म। थोड़े सेटल डाउन होते हुए दिख रहे हैं। बट हाँ, ये जो चल रहा है अभी, ये अभी फिलहाल क्रूड के लिए पॉजिटिव रहेगा। हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में क्रूड के भावों में थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिल सकता है। हम्म।
तो आपको क्या लगता है कि कौन सा प्राइस लेवल जो है ये इंडिया के लिए खतरा बन सकता है, कि इंडिया में फिर से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है या करंट अकाउंट डेफिसिट आ सकता है? क्या लगता है आपको? व्हाट प्राइस इज अ सेफर प्राइस और अ रिस्क? देखिए, $80 तक का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लास्ट टाइम भी हमने 2-3 सालों में देखा है कि भाव 60 से लेकर $80 के बीच मूव करे हैं। तो $80 हम्म। तक मुझे लगता है कि कोई बड़ा चैलेंज नहीं इंडिया के लिए। और क्रूड के हम्म। भाव मुझे लगता नहीं ज़्यादा बढ़ेंगे भी, क्योंकि मार्केट ओवर सप्लाइड है। क्योंकि यूएस भी यही चाहता है कि भाई क्रूड के प्राइस ना बढ़ें, और अगर क्रूड के हम्म। प्राइस भी बढ़ेंगे तो वो सप्लाई स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो इसलिए क्रूड के भावों की तरफ से कोई ज़्यादा बड़ी चिंता की बात नहीं है। $80 तक मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। लास्ट ईयर भी अगर आप देखेंगे तो भाव केवल $60 और $70 के बीच ही मूव कर रहे थे, कोई बड़ा मूव नहीं आया था। जी। तो ऐसे ही हमें लग रहा है कि इस साल भी भावों में आपको 50 से लेकर $65 के बीच भाव मूव करते हुए नजर आएंगे। ज्यादा बड़ा मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्रूड में। तो ज्यादा कोई चिंता नहीं है क्रूड को लेके। हाँ, अगर कोई जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स होते हैं, तो हम्म। जियोपॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, कोई बड़ा ही कोई एक्शन होता है, तो फिर वो पूरे ग्लोबल मार्केट के लिए खराब रहेगा। जी। आपको क्या लगता है, अगर रुपी की बात करें तो क्या लगता है कि रुपी जो है, हाउ वल्नरेबल इट इज टू दिस जियोपॉलिटिकल ऑयल शॉक? और आरबीआई जो है, आरबीआई का इंटरवेंशन जो है, ये कहाँ पे काम आ सकता है वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, अगर कोई हमको क्रूड में डिस्काउंट मिलता है क्रूड इंपोर्ट करने में, चाहे रशिया दे चाहे वेनेजुएला दे, तो वो इंडियन रुपी के लिए सपोर्टिव होगा, क्योंकि वहां पर आपको डॉलर की डिमांड कम रहेगी। मगर ये जो वॉर चल रहा है, ये डॉलर और क्रूड दोनों की ही वॉर चल रही है। तो इम्पोर्टेंट है कि क्रूड सस्ता मिलना चाहिए। सस्ता मिलेगा तो इंडियन इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव होगा। प्लस अगर हम्म। हम स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो एफआईआई इसका इनफ्लो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रुपी की जो स्ट्रेंथ है वो एफआईएस के इन्फ्लो के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हम्म। हम्म। एफआईएस का इन्फ्लो आएगा तो रुपए की डिमांड, रुपए की वैल्यू बढ़ती हुई नजर आएगी। अभी हम देख रहे हैं कि आउटफ्लो की वजह से रुपी डॉलर की डिमांड है, रुपी में लोग बिकवाली कर रहे हैं, डॉलर बाय कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हम देख हम्म। रहे हैं कि कंटिन्यूस वीक हो रहा है। बट जैसे ही इन्फ्लो अगर आता है, क्योंकि देखिए अगर बाहर के देशों में कोई भी अनसर्टेनिटी होगी, तो डेफिनेटली जो इन्वेस्टर हैं वो इंडिया की तरफ देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट है, और यहाँ पर ऐसा कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल कंसर्न नहीं है। तो यहाँ पर वो इन्वेस्ट करते हुए नजर आएंगे, और अपॉर्चुनिटी भी इंडिया में काफी अच्छी देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इंडियन रुपी के हिसाब से हो हम्म। सकता है कि आगे चलकर रुपी में आपको स्ट्रेंथ देखने को मिले। हालांकि आज तो वीकनेस है, बट हमें लगता है कि आगे अगर हम फ्यूचर की बात करें, तो 89-88 तक के लेवल आपको रुपी में देखने को मिल सकते हैं। रुपी में स्ट्रेंथ लौट सकती है। बट अगर कोई वॉर हम्म। सिचुएशन होती है, बड़ी वॉर सिचुएशन होती है, तो ऐसे में फिर करेंसी डेप्रिशिएट होती हुई दिखाई देंगी। जी। इंडियन सेक्टर्स की बात करें तो कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर भारी असर हो सकता है राइजिंग ऑयल प्राइसेस की वजह से, और कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो बेनिफिट कर सकते हैं क्रूड प्राइसेस मूव हायर? देखिए, मेन तो ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स हैं, जो कि डायरेक्टली इम्पेक्टेड हैं। हमें लगता है कि इस वॉर की वजह से कहीं ना कहीं ऑयल सेक्टर, आपका जो ऑयल सेक्टर है प्लस इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम्म। सेक्टर है, क्योंकि अगर क्रूड महंगा होगा तो डेफिनेटली किराया माल भाड़ा भी महंगा हो सकता है। और जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, उसकी वजह से ट्रेवलिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये थोड़ा सा महंगा यहाँ पर हो सकता है। तो अगर हम बात करें, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ी सी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। प्लस ऑयल मार्केटिंग सेक्टर, ऑयल मार्केटिंग जो सेक्टर है, वहाँ पर भी आपको थोड़ी बहुत जो है गिरावट वहाँ पर आ सकती है, क्योंकि अनसर्टेनिटी वहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। हमें लगता है कि हम्म। हालांकि ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, बट हाँ, इकोनॉमिक फ्रंट से जो ऑयल हम्म। मार्केटिंग कंपनीज हैं या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं, जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि वॉर की वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक जाते हैं, तो वो वहाँ पर हम्म। हर्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि रुपी यहाँ पर वीक होता हुआ दिख रहा है। जी। इन्वेस्टर्स की बात करें तो आपको क्या लगता है कि ये जो जियोपॉलिटिकल इशू है, इसके कारण क्या, इज दिस अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर देम? देखिए, डेफिनेटली अगर आप इंडियन मार्केट्स की बात करेंगे, तो हमें, अगर हम इंडियन के मैक्रो लेवल पे बात करें, तो आगे बजट है। बजट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा आपको एलोकेशन देखने को मिलेगा, डिफेंस में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ में, मेटल्स में। तो उसमें काफ़ी अच्छा आपको अट्रैक्शन आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस टाइम पे जो मार्केट इंक्रीज कर रहा है, साल का पहला दिन है, और ऐसे में मार्केट यहाँ पर इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि इससे काफ़ी हद तक इन्वेस्टर को सपोर्ट मिलेगा। और देखिए, अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखेंगे, तो खाली इंडेक्स नहीं, स्टॉक भी इंक्रीज होते हुए दिखाई दिए हैं। तो जब स्टॉक के प्राइस बढ़ते हैं, तो लोगों की जेब में पैसा आता है, लोगों के जो पोर्टफोलियोज होते हैं वो धीरे धीरे ग्रीन में आने आने चालू होते हैं। तो ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट्स के लिए होता है। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को आप ध्यान जो है वो बजट के ऊपर रखना चाहिए। बजट जी। बजट के अंदर जो जो सेक्टर्स हैं,
उनमें हम्म। क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हैं वो अब आपको देखने को मिलेंगी, तो उसके अकॉर्डिंग उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि बजट से पहले और बजट के बाद जनरली हम सेक्टोरल इम्पैक्ट ज़्यादा देखते हैं, जैसे रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, मेटल हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। ये ऐसे सेक्टर हैं जो काफ़ी हद तक पूरी इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं। तो ये जो सेक्टर्स हैं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इन सेक्टर्स में अच्छा खासी वॉलिटिटी आपको देखने को मिलेगी। तो हम्म। इन्वेस्टर इन सेक्टर्स में से जो अच्छे स्टॉक्स हैं, जो लीडर स्टॉक्स हैं, जो फ्रंटलाइन स्टॉक हैं, उनमें पैसा लगा सकते हैं। जी। सेफ हेवन एसेट्स के बारे में क्या कहेंगे? गोल्ड है, सिल्वर है, इनका पोर्टफोलियो में क्या क्या स्ट्रैटेजी हमें रखना चाहिए इस समय पे? देखिए, सेव हेवन डेफिनेटली एक पॉजिटिव चीज़ है। हम देख रहे हैं कि उसकी वजह से आज गोल्ड सिल्वर के भावों में अगेन रैली कंक्लूड होती हुई दिखाई दी है। हमने देखा है कि हम्म। जो मोमेंटम है वो यहाँ पे सेव हेवन की वजह से पॉजिटिव रहा है। गोल्ड का भाव करीबन $100 बढ़ गया है, 70 से $80 बढ़ा है अगर हम कल की क्लोजिंग से देखें। सिल्वर के भावों में भी करीबन 3% की तेजी देखने को मिली है। अब सिल्वर के हम्म। भाव अगेन 245 के आसपास वापस आते हुए दिखाई दिए, जो 46 के आसपास, 2,40,000 के आसपास। सिल्वर के गोल्ड के भावों में भी करीबन 1,36,000, 1,37,000 के लेवल आते हुए दिखाई दिए। तो मोमेंटम गोल्ड सिल्वर में बना है, और ये केवल जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से बना है। हालांकि सिल्वर में इंडस्ट्रियल मेटल का यूज भी है। हमने साथ ही ये भी देखा है कि कॉपर, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम सभी में पॉजिटिव ट्रेंड रहा है। देखिए, यहाँ पर एक चीज ये हो रही है कि जो भी इकोनॉमीज हैं, बड़ी इकोनॉमीज, वो कहीं ना हम्म। कहीं अब अपने को कमोडिटी ड्रिवन रखना चाहती हैं। कमोडिटी के जो स्टॉक्स हैं उसको मेंटेन रखना चाहती हैं, कमोडिटी की इन्वेंट्री पर होल्ड करना चाहती हैं। जैसे अगर हम देखें तो कुछ इकोनॉमीज क्रूड को होल्ड करना चाह रही हैं, कुछ इकोनॉमी कॉपर को होल्ड करना चाह रही हैं, कुछ इकोनॉमी सिल्वर को होल्ड करना चाह रही है, जिनका इंडस्ट्रियल यूसेज काफी इंक्रीज है। तो हम देख रहे हैं कि उसकी होड़ में ही कहीं ना कहीं जो डिमांड है इंडस्ट्रियल मेटल्स की, चाहे वो क्रूड हो, चाहे वो बेस मेटल हो, चाहे वो सिल्वर हो, सभी में एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। और धीरे धीरे इकोनॉमीज जो है अब धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रही है, जहां पर उनको इंडस्ट्रियल मेटल में डिमांड आ सकती है। तो उसकी वजह से हमें लगता है कि सेव हेवन डिमांड और इंडस्ट्रियल डिमांड दोनों ही मेटल्स में आपको सपोर्ट करती हुई नजर आएंगी। जी। ये जो करंट सिचुएशन है, इससे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, डोमेस्टिक ग्रोथ स्टोरी पर क्या असर पड़ सकता है? क्या आपको लगता देखिए, है कि इसका इंडिया बड़ा में इम्पैक्ट नहीं ज्यादा पड़ेगा। अर्निंग? जी। देखिए, कोई ऐसा बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम केवल क्रूड ही इंपोर्ट करते हैं, और उसके उसके अलावा कोई ज्यादा बड़ा हमारा कोई व्यापार नहीं है वेनेजुएला के साथ में। तो इसलिए कोई हम्म। बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। बट हाँ, जैसा मैंने कहा कि अगर ये ग्लोबल लेवल पर बड़ी समस्या होती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर रशिया यूक्रेन भी है। अगर भाई यूएस, रशिया बोलेगा यूएस को कि भाई आपने अगर अटैक किया है तो हम भी अटैक करके कुछ इकोनॉमीज को होल्ड कर सकते हैं, जो छोटी इकोनॉमीज हैं। फिर वहाँ पे चाइना हम्म। बोलेगा कि मैं ताइवान को भी होल्ड कर सकता हूँ। तो ऐसे करके देखिए, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं वो यहाँ पर फ्रंट लाइन में आएंगी, और धीरे धीरे जो छोटी इकोनॉमीज हैं उनको होल्ड करना चालू करेंगी, जिससे कि एक बड़ी अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाएगी। जब ये बड़ी अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि फिर ग्लोबल लेवल पर इश्यूज आते हुए दिखाई दे। फिर हो सकता है कि हम्म। आपको कहीं ना कहीं इकोनॉमीज के अंदर गिरावट देखने को मिले। मगर तब तक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं वो यहाँ पर अभी हम्म। फिलहाल तो पॉजिटिव नोट पर हैं। नए हम्म। साल की आगाज है और काफी अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम है। तो हमें लगता है कि छोटी अवधि में तो कोई ऐसा नेगेटिव नहीं दिख रहा है। बट ये कि अगर टैरिफ लगता है या कोई बड़ा इशू होता है, तो फिर शायद नेगेटिव होता हुआ दिखाई देगा। जी। और कुछ इस विषय में आप कहना चाहेंगे, या एनी एडवाइस टू इन्वेस्टर्स? देखिए, साल का स्टार्टिंग है, ऐसे में निफ्टी, बैंक निफ्टी ने हाईज बनाए हैं। बट ये जो इशू क्रिएट हुआ है, इसको नजर में रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये हो सकता है कि देखिए यहाँ पर अब किंग जॉन भी यहाँ पर बीच में आ गए हैं। वो भी अब वेनेजुएला का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं चाइना भी इस बात का सपोर्ट कर रहा है वेनेजुएला को। रशिया भी वेनेजुएला को सपोर्ट कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो वेनेजुएला के सपोर्ट में आती हुई दिख रही हैं। तो इसकी वजह से हो सकता है कि कोई बड़े बदलाव इकोनॉमी में देखने को मिल सकते हैं, बड़ी एक्शन इकोनॉमी में देखने को मिल सकते हैं। वॉर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, थोड़ा सा चैलेंज वाली बात है। प्लस सुप्रीम कोर्ट, यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो भी ट्रम्प साहब ने किया है ये इलीगल है। तो वो एक अगेन एक अनसर्टिनिटी यूएस मार्केट में क्रिएट कर रहा है। तो मुझे लगता है, और इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाने की धमकी दे ही चुके हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाला टाइम थोड़ा सा क्रूशल होगा। तो यहाँ पर इन्वेस्टर के लिए सलाह है कि जो भी आप ट्रेड लें उसमें छोटे छोटे ट्रेड लें, ज़्यादा हाई रिस्की, हाई लीवरेज पोजीशन को ना बनाएं। क्योंकि मार्केट में एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि वॉर सिचुएशन अगर कुछ होती है तो फिर मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। मगर तब तक मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम है। बजट को ध्यान में रखकर आप पोजीशंस बनाएं, और छोटी छोटी अवधि की आप पोजीशंस बना सकते हैं, जहां पर आपको अच्छे खासे बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। बट इस वॉर सिचुएशन पर भी आपको नजर रखनी है। कहीं पर भी अगर कोई बड़ी वॉर सिचुएशन होती है, तो फिर मार्केट से एग्जिट करना पड़ेगा। अनुज जी, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। साल का पहला दिन है, होपिंग के ये साल अच्छा रहेगा मार्केट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे अनुज जी। बिल्कुल। नमस्ते। नमस्ते।